बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असल में थोड़ा सा बुक को ओपन करने लगे हैं और शायद आगे नहीं पढ़ रहे होंगे, इसीलिए कि आपको लगे कि कोई ज़्यादा काम हो गया है। एक्चुअली आपने क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट हमने डिसाइड ये किया है कि हम यहाँ से पढ़ रहे होंगे, और आपको मालूम है कि पेपर के अंदर ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्टली 15% MCQs आ रहे होते हैं। जब भी कोई पेपर MCQs बेस आ रहा होता है ना, तो 100% सिलेबस कवरेज को इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है। ICAP ने, क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सी इंटरनेशनल स्टाइल पर अब बनाई हुई हैं, ये एक बड़ा अच्छी बात है कि किताबें जो हैं वो थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर हो गई हैं। आपके पास जी बुक, अच्छा जी, ये भी लास्ट वाली है, तो फिर आप लोगों ने ये क्यों ले लिया? अच्छा, कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है इस चैप्टर में कोई चेंज भी नहीं आएगी, क्योंकि तो बिल्कुल बेसिक है। कल मैं रिवाइज वाली डाउनलोड कर लेंगे हम, ठीक है, देख लेंगे फ़र्क क्या आ रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद कोई इन चैप्टर में तो पर्टिकुलरली पहले 4-5 चैप्टर में तो कोई भी चेंज नहीं आ रही होगी, तो कल हम रिवाइज वाली को भी ओपन कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि यार हमने चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। चैप्टर की एक समरी बनी हुई है बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर। इवन जब हम कहते हैं ना कि आपने 100% सिलेबस को इंश्योर करना है कवरेज, तो उससे मुराद ये पैराग्राफ भी है, क्योंकि बाद मरतबा इस समरी के अंदर कोई एक छोटी सी बात ऐसी समराइज होकर सामने आती है जो पूरे चैप्टर में भी उतनी हाईलाइट नहीं हो रही होती, तो आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। मसलन फीचर ऑफ ए कंपनी हमने अपनी स्लाइड में देखना शुरू किया। कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के ये राइट्स हैं, ये लाइबिलिटी है। फिर लाइबिलिटी को हमने डिफरेंट टाइप से देखना शुरू किया। डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कंपनीज, फिर हमने इन चीज़ों को देखना शुरू किया। अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड, ये काम अभी हमने इस चैप्टर में से नहीं पढ़ा हुआ। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये काम हमने पढ़ लिया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये हमने कुछ टच कर लिया। यहाँ से भी ये जो डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी है, इसमें से भी हमें थोड़ा सा गो थ्रू करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें और हमें नज़र आएंगी जो कि यहाँ लिखी हुई नज़र आएंगी। तो अगर बिल्कुल शुरू में हम देखें तो कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यहाँ वही कॉन्सेप्ट ज़ाहिर आपको सिखाया जा रहा है कि कंपनी एक लॉ की नज़र में भी आर्टिफिशियल पर्सन है। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब आप डे फर्स्ट पे आकर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ अकाउंटेंट की नज़र से हम चीज़ें देख रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। हम वहाँ अकाउंटेंसी में कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन लॉ इसको नहीं मान रहा होता। लॉ यहाँ आकर सेपरेशन क्रिएट करता है, AOP और पार्टनरशिप में सेपरेशन क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड्स में से भी पढ़ा, देखा इसको। फिर आ गया ये वही सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ बताया जा रहा है अ लीगल पर्सन ही का राइट होता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। A legal person, a company may either enter into a contract with other person, individual or other company. अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि कंपनी कैन एंटर इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद AOP, क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल और अदर कंपनी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो लोग पर्सन के दरमियान हो सकता है। लॉ की नज़र में AOP इज़ नॉट अ पर्सन, इंडिविजुअल में मैं पर्सन हूँ, कंपनी में कंपनी पर्सन है। तो एक इंडिविजुअल और एक कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक कंपनी एक AOP के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बातें MCQs में झलकना शुरू होती हैं और हमें लगता है हो पता नहीं कहाँ से MCQs आ गए। बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने किताब को साथ अटैच कर लेना है, और फिर इंशाल्लाह हमें एग्ज़ाम में कोई सरप्राइज़ नहीं मिल रहा होगा। फिर आ गया डेट्स एंड लाइबिलिटी। अ कंपनी इनकर अ डेट, द कंपनी इटसेल्फ इज लाइबल एंड इट्स ऑनर आर। वो कह रहा है
हमने अपनी स्लाइड में ये कहा था कि लाइबिलिटीज और एसेट्स सब कंपनी के अपने नाम पर हैं। इसका मतलब है कंपनी इज पर्सनली लाइबल फॉर इट्स डेट्स एंड पर्सनली ऑनर ऑफ इट्स एसेट्स। अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। अ कंपनी ओन इट्स ओन एसेट्स ऑल्दो द मेंबर्स own the company, they do not own the assets of the company. This is very important line. कंपनी का मैं मालिक हूं, लेकिन कंपनी के एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं। मैं किस चीज का मालिक हूं? शेयर होल्डर आर सिंपली ऑनर ऑफ द शेयर इन द कंपनी। द कंपनी इटसेल्फ इज अ लीगल ऑनर ऑफ इट्स एसेट्स। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, MCQs, कहीं और इस तरह की चीज़ें, हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इन बातों की। Who is the owner of the assets of the company? Company is the owner of the assets of the company, not shareholder. अब नीचे आपको शेयर होल्डर नजर आएगा। अगर आप ये बात ऐसे बिल्कुल बारीकी से नहीं पढ़ के गए होंगे तो आपके जहन में फौरन से क्या आएगा? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर ओनर ऑफ द एसेट्स। No, they are not owner of the assets. They are owner of the company. Company own its own assets. Right to receive from debtor, ये हमने पढ़ा था कि अब डेटर ने पैसे किसको देने हैं? कंपनी को देने हैं, मुझे नहीं देने। एज ए मेंबर मैं नहीं ले सकता, कंपनी को देने हैं। मैनेजमेंट इट इज इन नहीं, एक्चुअली क्या कहते हैं? नहीं, बोथ नहीं, लीगल स्टेटस क्या है? बल्कि लॉ, अभी इसीलिए ना हमने इसे क्लैरिफाई करना है ना। द कंपनी इटसेल्फ इज द लीगल ऑनर ऑफ एसेट्स। अ कंपनी ओन बाय इट्स एसेट्स ऑल्दो द मेंबर ओन द कंपनी, दे डू नॉट ओन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। दिस इज द लीगल स्टेटस। ठीक है ना? आई एम नॉट द ओनर ऑफ द एसेट। मेरा इंटरेस्ट कंपनी में क्या है? ऐसे कहिए और सोचिए, मेरा रेजिडुअल इंटरेस्ट है। लिखें ये लफ्ज़ कहीं अपने पास, ऑनर का रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? बचा कुचा। जब आउटसाइडर लोगों की लाइबिलिटीज पे कर देंगे तो जो कुछ बचेगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ शेयर से। पर शेयर फर्ज किया 5 रुपए बचे हैं तो मुझे वो मिलेंगे। एसेट का मैं मालिक नहीं हूं। इसका मीनिंग ये भी है कि क्या मुझे एसेट मिल जाएगा कंपनी का? नहीं। अगर कोई मिसहैप हुआ, कंपनी के सारे एसेट्स बिक गए, पैसे इकट्ठे हुए, आउटसाइडर लोगों की लाइबिलिटीज पे कर दी, बाद में 2 करोड़ रुपया बच गया, 4 करोड़ एसेट्स शेयर थे, हमने 2 करोड़ को 4 करोड़ से डिवाइड किया तो पता चला एक शेयर के अगेंस्ट 50 पैसे मिलेंगे। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इतने पैसे मुझे मिलेंगे। कंपनी के एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं। बात क्लियर होगी? दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल इंटरेस्ट। जो एंड में बच जाएगा मुझे उसमें से पैसे मिलेंगे। अगर कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक फायदा है, मेरे पैसे मांगे नहीं जाएंगे लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक हो गई बात जी? मैंने कल भी ये बात कही थी कि अमूमन बच्चों के जहन में एक असल में इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा अहम बात होती है। मसलन बेटा बुक मुझे पकड़ाइएगा। देखिए, एक इम्प्रेशन है। इस बुक को जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा ना तो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ। भला क्या इम्प्रेशन क्रिएट हुआ? किसी के पास FAR 1 FAR 2 की किताब है इस वक्त? है किसी के पास? ये FAR 1 का स्टडी टेक्स्ट है? ओके, अच्छा, ये तो नासिर साहब की आ गया। और किसी के पास है? वो एक FAR 1 की इतनी बड़ी किताब है, मैं वो निकलवाना चाह रहा था आपको। नहीं, स्टैंडर्ड वाली नहीं, जो हमारी एक दो किताबें चल रही। जब किताब का साइज ही इतना होता है तो एक इंप्रेशन क्या क्रिएट होता है? ओह यार, इतना कुछ पढ़ना एकदम से। अच्छा, ये किताब देखकर एकदम से ये नहीं ना इंप्रेशन आ रहा कि यार क्वाइट मैनेजेबल सा पेपर है, इतनी सी किताब है, और अगर इसमें मैं थोड़ा सा शायद आपको हेल्प कर ही दूँ कि ये इतनी रह जाएगी बस।
कुछ भी ना करूं, मैं कोई वैल्यू एडिशन ना करूं। इसमें से एग्जाम्पल्स को माइनस कर दें, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको समझने के लिए, समझने के लिए तो आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। या हम 70 एग्जाम्पल से बात को तो क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद वाला चीज़ें निकाल दें तो किताब इतनी सी रह जाएगी, फ़ौरन आपको इंप्रेशन आएगा, अच्छा बस ये पेपर तो पास हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात है कि आप बिहेव कैसे कर रहे होते हैं। तो एक इंप्रेशन हमारे जहनों में लॉ के बारे में ये है, यार ये बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। हाँ, लॉ की लैंग्वेज सम टाइम मुश्किल होती है, लेकिन कंपनी लॉ की कहीं भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं है। आप पढ़, मैंने इसीलिए आज किताब ओपन की है कि यहाँ मुझे लैंग्वेज बैरियर दिखाइएगा कहाँ है। रिलेटिवली इनकम टैक्स में था, सेल टैक्स में था, वो वाली लैंग्वेज आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इसलिए बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर से बाहर आ जाएं। इसी तरह पता नहीं आप ऑडिट पढ़ रहे हैं कि नहीं इस अटेम्प्ट में, जैसे हाँ इस वक्त नहीं पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ थोड़ा सा लाइट सा लैंग्वेज बैरियर आता है, लाइट सा। लेकिन जब आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, बल्कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जितनी सादा इंग्लिश लिखी हुई है वो किताब में भी नहीं लिखी होती। लेकिन बच्चा बस उसने ज्यूम कर लिया। अगर मैं यही किताब सारी कॉपी करूं उठा के वर्ड में, इसमें से चंद फॉर्मेटिंग करूं और ये कहूँगा ये मेरे नोट्स हैं, तो कहते हाँ ये अब आसान हो गया, अब ये सीधा हो गया काम। और जब हम इसे कहते हैं किताब है तो कहते हैं सर ये तो बड़ी मुश्किल हो। इस इंप्रेशन से बाहर आना है। हम वक्तन फ़वक्तन किताब को ओपन करके आपकी ये हेजिटेशन रिमूव करते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि यहाँ भी वैसी ही लैंग्वेज लिखी हुई है, उससे भी आसान लिखी हुई है। लाइबिलिटी टू पे, अच्छा जी, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर हु शुड बी मेंबर ऑफ द कंपनी एज वेल, अ फ्यू एक्सेप्शन। जब डायरेक्टर के चैप्टर में पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे कि नहीं, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपनी के मेंबर ना हो। जर्नली डायरेक्टर इलेक्शन लड़कर आया करेंगे, मेंबर ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। एक्सेप्शनली डायरेक्टर अपॉइंट हो जाया करेंगे बाहर से, फिर उनका मेंबर होना भी ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन रेलिवेंट चैप्टर में जाके डिटेल में बात आएगी। इन स्मॉल कंपनीज शेयरहोल्डर एंड डायरेक्टर में बी सेम इंडिविजुअल, but in large companies director might hold a small portion of the share or even no share at all। बाद दफ़ा हम डायरेक्टर जिन्हें अपॉइंट करेंगे उनके पास मेजर शेयर होल्डिंग भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, शेयर होल्डर नहीं भी हो सकते। उन्होंने मैनेज करनी है, वो कंपनी को रन कर रहे हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, 2 4 5 लोग हैं, वही डायरेक्टर है, वही सारा कुछ है। इवन सिंगल मेंबर कंपनी, एक ही बंदा ही एक है, वही कंपनी का सीएफओ है, वही सीईओ है, वही प्रेसिडेंट है, वही कंपनी सेक्रेटरी है, वही डायरेक्टर है ही एक, तो जाहिर है सब कुछ वही होगा ना। अच्छा जी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स। कंपनी इज पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम प्रॉफिट। पर्सनली लाइबल का क्या मतलब है? कंपनी अपना, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी अपना टैक्स पे करेगी। इस कंपनी से जब मुझे प्रॉफिट आएगा एज ए मेंबर, किस शक्ल में आएगा? डिविडेंड की शक्ल में। अब ये मेरी इनकम है, वो कंपनी की इनकम थी। कंपनी को 10 करोड़ की इनकम हुई, कंपनी ने 10 करोड़ का टैक्स पे कर दिया। अब जो बाकी आफ्टर प्रॉफिट टैक्स बचा, ये प्रॉफिट बचा, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसका डिविडेंड इशू कर देते हैं। उस डिविडेंड में से 2 लाख रुपया मुझे डिविडेंड आया। अब यहाँ लॉ कहता है ये मेरी इनकम है, मैंने अपनी इनकम का टैक्स सेपरेट पे करना है, कंपनी ने अपनी इनकम का टैक्स सेपरेट पे कर दिया, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वेयर एज एओपी में ऐसा नहीं हुआ था, सोल प्रोपराइटर में भी ऐसा नहीं हुआ था। जब सोल प्रोपराइटरशिप ने टैक्स पे किया तो वो मेरा ही टैक्स था, बिजनेस ने अलग और मैंने अलग टैक्स पे नहीं करना था। इवन जो बच्चे टैक्स का पेपर पढ़ चुके हैं, एओपी की जब हम टैक्सेशन पढ़ते थे तो हम कहते थे जो एओपी का शेयर इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर आएगा, मेंबर आएगा, उसने दोबारा टैक्स नहीं पे करना। क्यों नहीं पे करना? बिकॉज एओपी इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। एओपी ने जो टैक्स पे किया है वो हमारा ही पे किया है, लेकिन कंपनी ने जो टैक्स पे किया है वो उसने अपना टैक्स पे किया, हमारा टैक्स पे नहीं किया। तो सम टाइम हमें फीलिंग आएगी कि यार ये डबल टैक्सेशन हो गई है, तो यस हो गई है। पहले कंपनी 30% टैक्स पे कर रही होगी, फिर 10% हम डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे। इफेक्टिवली कंपनी के प्रॉफिट का 40% गवर्नमेंट को चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट
Legal person. Legal obligation. If a company break the law, it's usually the company itself it is liable, although there are circumstances in which owner or officer may be personally liable. वो कह रहा है कि वैसे तो कंपनी किसी लॉ की खिलाफ वर्जी करे तो कंपनी को ही सजा मिलेगी बिकॉज कंपनी। हाँ, कुछ थोड़े बड़े बड़े क्राइम ऐसे हैं या लेटेस्ट क्राइम ऐसे हैं जहाँ दुनिया में हम थोड़े से फंसे हुए हैं, वहाँ हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, जो बंदा इन्वॉल्व होगा ना उसको भी पकड़ेंगे। मसलन अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो गई तो फिर जो उस वक़्त कंपनी के डायरेक्टर थे वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी से किसी इन्वायरमेंटल लॉ की कोई खिलाफ वर्जी हो गई तो कंपनी पे फाइन लगेगा, डायरेक्टर पे कोई फाइन नहीं लगेगा। नॉर्मली जो क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम कंसर्न्ड पर्सन यानी डायरेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके अंदर कंपनी को फाइन होगा। जाहिर है कंपनी को तो जेल नहीं हो सकती, कंपनी को तो फांसी नहीं लगा सकते, तो कंपनी को मॉनेटरी टर्म में फ़ाइन हो रहा होगा। बी लॉ में कभी आपने पढ़ा था कि सिविल लॉज क्या होते हैं और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा कुछ यहाँ से चल रहा था। फिर आ गया जी कंसिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, ये हम उधर भी पढ़कर आए हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। आप देखें कहीं कोई लैंग्वेज बैरियर हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर इन तीनों को सब अलग अलग हमने देखना शुरू कर दिया। हु कैन ओन शेयर। अब ये वो छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है दुनिया भर में हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल है क्या हो गया है। लाइक जब हम सीए कर रहे थे, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब स्टाइल क्या है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रख के करना पड़ेगा। हु कैन ओन शेयर। Any legal person can own share in a company. Legal person. Now we have two legal person. One is person and other is artificial person. इसका मतलब है कंपनी की ओनरशिप या मैं इंडिविजुअली खरीद सकता हूं या एक कंपनी दूसरी कंपनी की खरीद सकती है। पार्टनरशिप नहीं खरीद सकती, बिकॉज पार्टनरशिप पर्सन नहीं है लॉ की नज़र में। This include other companies. It is very common in practice for some companies to own some other or all of the share. और यहीं से वो status निकला था ना, holding company and subsidiary company and associated company का, because एक company दूसरे company के share purchase कर सकती है। Transfer of ownership, share transfer, perpetual succession, ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो आप यहीं से इनको जो है टेकअप करेंगे और यहीं से इनको लेना शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी हमने पढ़ा था, कंपनी की क्या है, डायरेक्टर की क्या है, और इस तरह से ये सारा काम हमने कर लिया था। अब आ गया जी लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी। रेलिवेंट लॉ हमने पढ़ लिया था। कंपनीज एक्ट 2017 इज द रेलिवेंट एक्ट एट द टाइम जहां हम कंपनीज को पढ़ रहे हैं। कंपनी के दो अहम तरीन डॉक्यूमेंट जिनका आगे जाकर डिटेल आएगा चैप्टर 2 के अंदर। वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन है पाकिस्तान, ऐसे ही कंपनी का एक आईन है, कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल stakeholder is called memorandum of association, external stakeholder। ठीक है। फिर सेकंड आ गया articles of association. These are the bylaws which focus on internal procedure of the company. external का क्या मतलब है? कंपनी लोन ले सकती है नहीं ले सकती, कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है नहीं कर सकती, कंपनी किस प्रोविंस में काम करेगी, ये सारे एक्सटर्नल मामलात है। यानी एससीसीपी के साथ जो हमारे रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं वो यहाँ ज़्यादा लिखे होंगे। इंटरनली कंपनी कैसे चलेगी? डायरेक्टर से चलेगी। डायरेक्टर के इलेक्शन कैसे होंगे, उसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कंपनी की मीटिंग कैसे होंगी, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी रेगुलेशंस क्या हैं, किसी कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई फिर क्या करेंगे,
ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना है, कैसे नहीं करना, ये सारे काम कहाँ लिखे होंगे, आर्टिकल्स के अंदर। आप ऐसे कहिए ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के प्रोसीजरल मैटर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ लॉ हमें अलाउ करेगा कि कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से और कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। बने बनाए कंपनी लॉ ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, वो कहते हैं यही आप पर अप्लाई होंगे। और कुछ चीज़ों में आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप इसमें से कुछ चीज़ें अपनी चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें, अदरवाइज बाकी आपने अगर बी लॉ पढ़ा था तो पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि पार्टनरशिप में पार्टनर की कुछ मैंडेटरी ड्यूटीज़ थी और कुछ जर्नल ड्यूटीज़ थी। मैंडेटरी थी जो हम अपने एग्रीमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते थे, और जर्नल थी जिन्हें हम चेंज कर, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा सही स्टेटस है जी। सर यहाँ पर मेमोरेंडम एसोसिएशन में मस्ट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं होगा। जी आर्टिकल में इसलिए नहीं लिखा हुआ कि अगर हम अपने नहीं बनाएंगे तो लॉ का जो होगा वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। होंगे दोनों डॉक्यूमेंट, यस दोनों मस्ट ही होंगे। बाईलॉज विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ओके। तो रेलिवेंट लॉ इसका मतलब है कंपनी के 3 लॉज हो गए एक किस्म के, एक तो कंपनीज एक्ट, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। ऑल्दो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भी कंपनी लॉ की रोशनी में ही बने हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी जब आपने टैक्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ हमने लीगल स्टेटस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जी लीगल स्टेटस पाकिस्तान में क्या है। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में सबसे सुपीरियर आईन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तमाम रूल्स लॉ रेगुलेशन इसके अंडर बनेंगे। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क में कानून ऐसा बन जाए जो आइन से टकरा जाए तो क्या होगा, कानून को अमेंड करना पड़ेगा, आइन अमेंड नहीं होगा। सुपीरियर हमेशा आइन होगा। कोई कानून बनते वक्त ऐसा लॉ पास हो गया जो आइन में मेरे राइट्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो पता चलेगा उस लॉ को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अदालत में कोई बंदा जाएगा, अदालत उस लॉ को इवन स्ट्राइक डाउन कर देगी, कहेगी ये कानून ठीक नहीं, आइन से टकरा रहा है, चलो जी घर चलो, ये नहीं कानून हो सकता। आईने पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं टकरा सकती। इसी तरह ये जो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम हैं इनका आईने पाकिस्तान कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। इसका मतलब है मेमोरेंडम में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जो इससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, आर्टिकल्स में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जो इससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। इसके ताबे रहकर ये बातें लिखी जा रही होंगी। इसका मतलब है सुपीरियर लॉ क्या हुआ हमारे पास, कंपनीज एक्ट, उसके नीचे क्या आ गया, मेमोरेंडम, उसके नीचे क्या आ गया, बाईलॉ। इसका मतलब है आर्टिकल्स को भी 2 चीज़ों के ताबे होना है, मेमोरेंडम के भी और कंपनीज एक्ट के भी। बात समझ आ गई है ये? अच्छा जी, ये क्या आ गया जी, अब डेफिनेशंस जब कुछ आ गई थी, हमने डिफाइन करना शुरू किया था। सबसे पहले कंपनी को इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है लॉ। अच्छा अक्सर क्या होता है ये, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे, मेरे पास टेक्स्ट पढ़ा हुआ है आपने या लॉ का कोई और पेपर पढ़ा हुआ है, हम जब भी किसी एक्ट को पढ़ रहे होते हैं या ऑर्डिनेंस यानी लॉ को पढ़ रहे होते हैं तो लॉ के अंदर सेक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है ना। लॉ की हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं, सेक्शंस। हर कानून का सेक्शन 1 क्या करता है, इंट्रोडक्टरी होता है, इसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं, इब्तदाइया। ये 3 काम करता है। नंबर 1, उस लॉ का कोई नाम रख देता है ताकि आइंदा हम उससे पुकारा करें। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017, तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेक्शन 1 में लिखा हुआ होगा कि दिस लॉ विल बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2017। एक पहली बात। नंबर 2, कहाँ अप्लाई होगा, तो कुछ लॉज पे लिखा होगा पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा, कुछ में वो जो हमारे फाटा वाली साइड की चीज़ इलाके हैं जहाँ हम सारे लॉज अप्लाई नहीं करते वो निकाल देंगे। अच्छा अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लाइक पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी तो लिखा होगा दायरा इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सिंध बनाएगी तो इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, ऐसे। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन।
इस लॉ की जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये भी सेक्शन 1 में लिखा होगा। और तीसरी और आखिरी बात लिखी होगी कब से अप्लाई होगा। कुछ लॉ में लिखा होता है एट वंस, इमीडिएटली, अभी से, और कुछ में लिखा होगा फुला डेट से अप्लाई होगा। आगे ये बात हमेशा कहाँ लिखी होगी, सेक्शन 1 में। इनकम टैक्स में भी ऐसे होगा, सेल टैक्स में भी ऐसे होगा, कंपनीज लॉ में भी, कोई भी दुनिया का लॉ होगा वो ऐसे ही चल रहा होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 किसी भी लॉ के सेक्शन 2 का मतलब एक होता है सिर्फ, क्या जी, लॉ क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में चीज़ों के मीनिंग एज पर लैंग्वेज होंगे। लॉ के बारे में हम एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, क्या, लॉ इज़ ब्लाइंड, इसका मतलब यही है जो लिखा है बस उससे मीनिंग निकालने हैं, हमने नीयत नहीं देखनी वहाँ पर कि जी लेजिस्लेटर की नीयत ये थी, कोई नीयत नहीं है, जो लफ्ज़ आ गया बस उसको देखना है। इस वजह से बाद दफ़ा हम अल्फाज को डिक्शनरी मीनिंग से हटकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लॉ में। अगर हमने कोई भी लफ्ज़ डिक्शनरी मीनिंग से हटकर इस्तेमाल करना है तो उसे सेक्शन 2 में लाकर डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है जब भी सेक्शन 2 में कोई लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है यहाँ हम डिक्शनरी मीनिंग से थोड़ा बहुत 19-20 डेविएट कर रहे हैं, बाद दफ़ा 100% डेविएट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की डेफिनेशंस में लिखते वक्त एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मीन्स। जब किसी डेफिनेशन के साथ ऐसे आगाज हो रहा है कंपनी मीन्स, इसका मतलब है डिक्शनरी में जो कुछ लिखा है कूड़ा हो गया, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, फारिग हो गया। जो यहां लिखा है आज के बाद इस लॉ में सिर्फ यही मीनिंग है। मतलब लफ्ज़ कंपनी लिख के आप गूगल पे सर्च कर लें डिक्शनरी में, उसके कई सारे मीनिंग थे, वो कहते नहीं वो सारे छोड़ दो, फारिग हो गया उस मीनिंग। आज के बाद मीनिंग क्या चलेंगे, जो यहाँ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं जी, कंपनी means a company formed and registered under Companies Act 2017 और कंपनी लॉ। वो कहता है जी इसका नाम कंपनी है, इसके अलावा और किसी चीज़ का नाम कंपनी नहीं है। ठीक होगी बात। बाद दफ़ा हम कुछ अल्फाज का उसके साथ इंक्लूड्स लिखते हैं डेफिनेशन में। इंक्लूड, जब लफ्ज़ इंक्लूड्स आ जाए, जहाँ मीन लिखा हो ना, यहाँ इंक्लूड लिखा होता, इसका मतलब होता है जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो अपनी जगह मौजूद हैं एज इट इज़। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये चीज़ भी हमने बताई है कि ये भी शामिल है। तो ऐसी डेफिनेशन कैसे आ रही होती हैं, लफ्ज़ इंक्लूड से आ रही होती है। और बाद दफ़ा ये दोनों ही लिखे हुए होते हैं, पहले मीन आ जाता है, बाद में इंक्लूड आ जाता है। जब मीन आता है इसका मतलब है हमने एक डेफिनेशन क्रिएट की है, फिर हमें लगा यार लगता है बात एक्सप्लेन नहीं हुई, फिर लफ्ज़ इंक्लूड करके हम उसे एक्सप्लेन करना शुरू हो। तो ऐसे 3 तरह की डेफिनेशन आएंगी। लेकिन जब भी कोई डेफिनेशन आएगी इसका मतलब ये है हम डिक्शनरी मीनिंग से हट रहे हैं। अब यहाँ फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। तो लॉ की मजबूरी, अब उसने बताया यार कंपनी लॉ से क्या मुराद है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो पिछले लॉज थे, कौन कौन से पिछले लॉज, 1913 वाला, 1984 वाला, 2016 वाला, 2017 वाला। हर समझ आ गई? ओके। फिर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये सब चीज़ें कहाँ आ रही हैं, सेक्शन 2 देखें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, 18, 9 ऐसे यही वहाँ डेफिनेशन चल रही है, डेफिनेशन चल रही है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2, ठीक है। अच्छा ये भी एक आर्ट है कि अब मैंने इसे सब सेक्शन 35 पढ़ना है, या एक लफ्ज़ होता है क्लास, कभी बाद में बात करेंगे, अभी लीगली ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बात आपके लिए, ये नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है, अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। फॉरेन कंपनी मीन्स का मतलब है डिक्शनरी तो फारिग हो गई, जो अमूमन हमारे माशरे में, कल्चर में मीनिंग था वो भी फारिग हो गया, बल्कि क्या रह गया, जो यहाँ लिखा है बस वो रह गया, बाकी सब कुछ ज़ीरो हो गया। जब भी लफ्ज़ मीन्स आ गया इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। डेफिनेशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो कुछ यहाँ लिखा है बस वो है।
Foreign company means any company or body corporate incorporated outside Pakistan which has a place of business or liaison office in Pakistan, whether by itself or through an agent, physical or through electronic mode. वो कहता है अगर कोई कंपनी किसी और मुल्क में बनी हुई है, यूके के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जाहिर है वहां के किसी लॉ के तहत हुई होगी, अगर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है, कोई ब्रांच पाकिस्तान में है, या कोई उसका लाइजियन ऑफिस पाकिस्तान में, ब्रांच नहीं है बल्कि लाइजियन के लिए राब्ते के लिए एक ऑफिस बना हुआ है, या ये फिजिकल है या ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। अच्छा, जब ऐसे लॉ लिख रहा हो ना, आउटसाइड पाकिस्तान विच, आगे क्या लगा हुआ है? कॉलन। जब कॉलन के बाद पॉइंट आ रहे हो 2, 3, 5, 6, 8, 10, सेकंड लास्ट से पहले लॉ जाकर ना दो में से कोई एक लफ्ज लगाता है, और या एंड। और लगा दे तो इसका मतलब है ये चीजें अलग अलग हैं। अगर इस पर पूरा उतर गए तब भी फॉरेन कंपनी, इस पर पूरा उतर गए तब भी फॉरेन कंपनी। और अगर आखिरी वाले पर जाकर ये अगर 8 पॉइंट होते तो सेकंड लास्ट के साथ और लिखा होता है, तो इसका मतलब है 8 डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। और अगर वहां एंड लिखते तो 8 एट अ टाइम पूरी होनी जरूरी थी। ये बात समझ आ रही है? अब यहां क्या लिखा है? और। इसका मतलब है कोई कंपनी इसकी बेस पर फॉरेन कंपनी बन सकती है और कोई कंपनी इसकी बेस पर फॉरेन कंपनी बन सकती है। क्लियर होगी ये बात? ये कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एर में बी स्पेसिफाइड। अच्छा जी, नीचे कुछ एग्जाम्पल आनी शुरू। Orange International is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. इसकी वजह से आ गई, ऊपर वाले की वजह से आ गई कि कोई भी बिजनेस जिसका कोई बिजनेस प्लेस हो, ब्रांच इज अ बिजनेस प्लेस। अब क्योंकि ये कंपनी बाहर रजिस्टर्ड हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये कंपनीज क्या करती हैं, यहां भी रजिस्टर्ड करा लेती हैं खुद को। मसलन अब यहां गौर करें, ऑरेंज इंटरनेशनल, मसलन आप लीवर ब्रदर्स को देखें, तो जब आप लीवर ब्रदर की कंपनी को देखते हैं ना, तो आगे लिखा होता है पाकिस्तान लिमिटेड, लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये तो पाकिस्तानी कंपनी हो गई, ये तो कंपनी की इस डेफिनेशन में आ गई, ऊपर वाली कंपनी की। अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2070, तो ये तो लोकल कंपनी बन गई है, फॉरेन रही नहीं। इसका मतलब फॉरेन कंपनी होने का मतलब यह है वो कंपनी पाकिस्तान में खुद को रजिस्टर्ड ना करवाए। हाँ, उसका कोई ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही हो, कोई ऑफिस प्लेस उसकी पाकिस्तान में काम कर रही हो, कोई लाइजियन ऑफिस उसका काम करो, या किसी भी तरह से वो पाकिस्तान से बिजनेस ले रही हो, लाइक फेसबुक। फेसबुक इज नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, गूगल इज नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं। इनका कोई ऑफिस भी हो सकता है लाइजियन ऑफिस पाकिस्तान में। इसका मतलब है फिर ये क्या कहलाएंगे? अगर ये अपने मुल्क में कंपनी है तो फिर हमारे मुल्क में फॉरेन कंपनी बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, और ये तो अब वो कुछ एग्जांपल्स आना शुरू हो गई। अच्छा, लॉ ने ना यहाँ भी किताब को पढ़ते हुए भी इसको भी सोचिए, जब लॉ कहते हैं ना एग्जाम्पल, इसका मतलब है ये उसने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई है। जब वो कहता है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये अमूमन कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अमूमन कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पर्पजेस के लिए आपको यहाँ दिया गया। अच्छा जी, टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी, ये बात भी हमने पढ़ ली थी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड,
ये सारा काम हमने किया हुआ है। टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, ये काम भी हमने कर लिया था, प्राइवेट कंपनी वर्सेस। अब देखें एसएमसी और ये प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिट द मेंबर टू 50, प्रोहिबिट, ये वही सारी बातें आ रही है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अभी आप गौर करें क्या चल रहा है। लॉ डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि भाई ये चीज़ें मैं अपने ख़ास मीनिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जब भी इसका लफ्ज़ कहीं लिखा होगा तो ये मतलब होगा। अब आ गया पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मे अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन, जिसके बाद हमने कहा था लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अब देखें ये डेफिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके आगे नहीं लिखा हुआ सेक्शन 2 सब सेक्शन फुला, यहां लिखा हुआ था। सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एंड दे आर ट्रेडेड एज पर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जब हम किसी कंपनी को लिस्टेड करवाते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर 2 रेगुलेटर कम से कम शुरू हो जाते हैं। एक SECP तो है ही है, ये भी रेगुलेट करें। एक नया रेगुलेटर आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पहले हम इसको बोलते थे कराची स्टॉक एक्सचेंज। पहले हमारे मुल्क में 3-4 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। फिर हमने इन सारों को मर्ज करके एक स्टॉक एक्सचेंज बना दिए, उसकी ब्रांचेस खोल दी हैं बाकी सारे मुल्क में। नाउ इट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या समटाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। वो कह रहा है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो होगी जिसकी सिक्योरिटीज मीन्स, अब शेयर एक खास चीज़ का नाम है, सिक्योरिटीज शेयर के अलावा भी जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास कंपनी में, आगे पढ़ेंगे, कंपनी के डिबेंचर भी हो सकते हैं, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकते हैं। कंपनी के कोई भी जो डॉक्यूमेंट हैं अगर वो वहाँ ट्रेड हो रहे हैं तो कहाँ ट्रेड होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेज कैपिटल। इट इंक्लूड्स इक्विटी सिक्योरिटीज जिन्हें शेयर कहते हैं एंड डेट सिक्योरिटीज जिनको डिबेंचर कहते हैं। अगले चैप्टर में जाकर इसकी डिटेल आएगी, तफसील आएगी। इसका मतलब है सिक्योरिटीज कितनी तरह की हो गई, इक्विटी, फिर इक्विटी की टाइप्स आएंगी, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, फिर डिबेंचर, उसकी कोई 1-2 टाइप्स आ सकती हैं। अगर आप गौर करें इस सारी बात को, आप फिज़िकल क्लास वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले क्लास वाले बच्चे भी, आप कहीं ये नहीं कह सकते कि सर ये लॉ की लैंग्वेज चल रही है। इसलिए इस बैरियर को अपने जहन से बिल्कुल रिमूव कर लें। कहीं छोटी छोटी सी कोई बात आ रही है, हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि लॉ आपको पढ़ना है, लॉ की आपको सेंस आए, ठीक है ना। ऐसे चलते 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 2-3-4 अल्फाज हम सीख लेंगे ना, बल्कि मैं कल के किसी लेक्चर में इन सारों को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, तो लॉ की लैंग्वेज का बैरियर तो 100% रिमूव हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब इसके बाद डेफिनेशन क्या आ गई जी, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ public company, body corporate or other equity whose securities are listed on securities exchange means stock exchange. Public unlisted company. Public unlisted companies have not made an offer to their share to the general public, hence their share are not held or traded on stock exchange. लेकिन यहाँ हमने लिखा था कि इनको अलाउ है, लेकिन इन्होंने ये पाथ एक्सरसाइज नहीं की हुई है, ऐसी है ना। फिर एक टर्म आ रही है पब्लिक, जी कुछ पूछ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। अ पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज फॉलोज। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड, not less than 50% of the voting share or voting power which are held by federal government or
एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, अब उसने जैसे यहाँ लगा दिया बात को, यहाँ हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा यार लफ्ज़ ना बच्चे एक्सप्लेन करते हुए गलती कर रहे हो। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स गवर्नमेंट की कंपनीज, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर हों। या गवर्नमेंट के खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, गवर्नमेंट की कोई बॉडी कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, उसके शेयर हो। इसका मतलब है टेक्निकली ये गवर्नमेंट की कंपनी जो होती है उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के अपने होते हैं। मसलन आप लाहौर में जब रहते हैं तो ये क्लीन लाहौर के नाम से वो उज़ो पार्क जो एक कंपनी है, अब उसमें 50% से ज़्यादा शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के अपने हैं। इसका मतलब इट्स अ पब्लिक कंपनी। वापडा में 50% से ज़्यादा शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, सो इट्स अ पब्लिक कंपनी। पीटीसीएल में 50% से ज़्यादा किसके शेयर है, गवर्नमेंट के हैं, सो इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक होगी बात। कोई कंपनी पब्लिक सेक्टर होने के साथ साथ लिस्टेड भी हो सकती है, जैसे पीटीसीएल उसकी एग्जांपल है, पीएसओ उसकी एग्जांपल है। ठीक होगी बात। तो बस जी यहाँ तक पढ़ा तो हमने, सारा कुछ हुआ ही था, इतना ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बुक के साथ थोड़ा सा आपका लिंक क्रिएट किया है कि ये किताब आपको अपनी अपनी फील हो, ऐसे ना लगे कि यार यहाँ से याद नहीं कर पाएंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, यहीं से हम सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला टेकअप करेंगे और आसानी के साथ आप इसी अटैम्प्ट में इस पेपर को अल्लाह ने चाहा तो पास कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन बस इतना सा सिर्फ काम करें कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करते रहें। मैं कल रिवाइज़ बुक, अगर मुझे लगा कि रिवाइज़ किस आपने कंफर्म किया कि रिवाइज़ आई हुई है, रिवाइज़ आई हुई है, तो मैं आज इंशाल्लाह उसको लेकर, बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं अपने अकाउंट से डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी शॉप वाले को दे दें कि यार ये वाला हमें प्रिंट निकाल देना, ठीक है ना, तो फिर हम उसको ले लेंगे। ये इसका मतलब है कितने पैसे ज़ाया हो गए हैं, तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक हो गया। चलें कोई नहीं, लेस देन अ बर्गर कॉस्ट, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।